गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला। आज इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो पहले हम समराइज करते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला एक्चुअली में है क्या। अगर आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L0 है, ये रॉड है जिसकी लंबाई L0 है और ये मूव कर रहा है किसी फ्रेम में या किसी ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है जिसकी स्पीड v है और v इज अप्रोचिंग टू c, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इस रॉड को स्टेशनरी फ्रेम से कहीं देखें, जो फ्रेम रुका हुआ है, अगर हम वहां से देखें S से, ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है, तो हमको इस रॉड की लंबाई थोड़ी सी कम नजर आएगी और वो फार्मूला दिया जाएगा L इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें L0 हमारा एक्चुअल लेंथ है और L अपीयर्ड लेंथ है। इस फार्मूले से L की वैल्यू हमेशा L0 से कम आएगी, यानी कि हमारी रॉड कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, छोटी नजर आएगी। तो ये फार्मूला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट will be the length of a rod which is 1 meter long and moving with a frame with velocity 0.8 c। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो रॉड की लेंथ दी हुई है, द लेंथ ऑफ रॉड यानी कि L0 वो 1 मीटर दिया हुआ है और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रॉड मूव कर रहा है, वो 0.8 c दिया हुआ है। तो हमको अपीयर्ड लेंथ निकालनी है कि जो इसको जो रॉड की हमको दिखाई देगी एक्चुअली वो उसकी लेंथ कितनी होगी। L हमको कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूले से यहाँ फार्मूला लगा दें। द अपीयर्ड लेंथ L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। L की वैल्यू 1 मीटर अंडर रूट 1 माइनस V की वैल्यू 0.8 c बाई सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। अंडर रूट 1 माइनस सी सी कैसे हो जाएगा, 0.8 0.64 या अंडर रूट 0.36 या 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो रॉड हमारी 1 मीटर की थी 100 सेंटीमीटर की, वो रॉड हमको इस वेलोसिटी पे 60 सेंटीमीटर की दिखाई देगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर रिड्यूसेस। ये इसका आंसर हुआ। रॉड 1 मीटर की रॉड हमको 60 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, शो दैट a circle x square plus y square plus is equal to 0 a square when observed from a moving frame, it appears as an ellipse।
यानी कि अगर एक सर्किल है जो किसी फ्रेम में रखा हुआ है जो कि स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है फ्रेम में एस, और इसमें एक सर्किल रखा हुआ है, ये सर्किल हो गया जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो अगर हम इस सर्किल को किसी ऐसे फ्रेम से देखें जो मूव कर रहा हो, एस डैश मूव कर रहा हो, तो हमको यह सर्किल एलिप्स की तरह नजर आएगा। यानी कि इसको हम ऐसे बना लें तो हमको ये नजर आएगा। खास बात इसमें यह है कि इसकी जो वाई एक्सिस है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज होगी, क्योंकि मोशन इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो मोशन जिस एक्सिस के अलोंग होता है वो डायरेक्शन से रिड्यूस करता है, बाकी रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में द इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है। और यहां पे अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला लगाएं तो अप्लाइंग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला x डैश इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, कोई चेंज नहीं होगा। इन दोनों को हम यहाँ पर रिड्यूस रखें, सब्स्टिट्यूट करें, x इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस y डैश की जगह y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करें, x डैश स्क्वायर बाई a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम भी कोई कांस्टेंट मान सकते हैं। सपोज a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देन इस वैल्यूज को पुट कर दें यहां पर ये कांस्टेंट में, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बदल जाएगा, x डैश स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन एलिप्स का है, तो ये सर्किल चेंज हो गया एलिप्स में अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगेगा तो। दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है AKTU के। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the percentage contraction, calculate the percentage contraction of a rod moving with a velocity 0.8 c in a direction inclined at 60 degree to its own axis। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछता भी है। क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन, इमेजिन कीजिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेफरेंस सिस्टम,
एस। इसमें एक रॉड रखा हुआ है जो कि न तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और न ही वाई एक्सिस के। ये रॉड इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के कुछ इस तरीके से। ये आपका रॉड है और ये एक्सिस इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हमको ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी लेंथ कितनी रिड्यूस होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि ना तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना तो वाई एक्सिस के, ये बीच में इंक्लाइंड रखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ रॉड इज L0। हमने मान लिया कि रॉड की लंबाई प्रीवियसली L0 है, प्रॉपर लेंथ इसकी है, और ये रॉड v वेलोसिटी से नहीं दिया हुआ है 0.8 c, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमको इसकी लंबाई में कितने परसेंटेज की कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगा। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि इसके रॉड अगर आपका इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे जाएगा और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे जाएगा। इसका एक्स कंपोनेंट हमने एल एक्स मान लिया और वाई कंपोनेंट हमने एल वाई मान लिया। देन द रॉड इज inclined at 60 degree to the x-axis. Its two component, इसके दो कंपोनेंट होंगे along x-axis, जिसको हमने lx माना, ये होगा L0 cos 60 डिग्री, और दूसरा होगा along y-axis, ये होगा Ly इक्वल टू L0 sin 60 डिग्री। मूवमेंट के समय इसके दो कंपोनेंट जो Lx है और Lxy है, इसमें Ly में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन x के अलॉन्ग है। जो भी चेंज आएगा वो Lx के अलॉन्ग आएगा। तो यानी कि जो कंपोनेंट रिड्यूस होगा, द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला will be applied on only on x component। तो जो Lx पे लगेगा वो लगे यहाँ पे, यानी कि जो नया कंपोनेंट होगा रिड्यूस वो Lx डैश होगा इक्वल टू Lx अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिर्फ ये कंपोनेंट रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा। इसकी वैल्यू आएगी Lx की वैल्यू L0 cos 60 डिग्री अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू रख दें 0.8 c डिवाइडेड बाई c होल स्क्वायर, L0 cos 60 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट, इसको सॉल्व करें माइनस 0.64 या L0/2 इंटू 0.6 या 0.3 L0 Lx डैश। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और जो एक्स कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट, इसकी वैल्यू L0 रूट 3/2 ये होगा। नाउ the resultant of two component, पहला Ly और दूसरा
एल एक्स डैश, इन दोनों का ये चेंज हो गया, ये आया और ये दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा लेंथ होगा, अपीयर्ड लेंथ एल इक्वल टू होगा अंडर रूट एल वाई स्क्वायर प्लस एल एक्स डैश स्क्वायर। इसको वैल्यू रख दें हम, ये आएगा अंडर रूट 3/2 एल जीरो होल स्क्वायर प्लस 0.3 एल जीरो होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एल स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, एल जीरो अंडर रूट 3/4 प्लस 0.3 या एल जीरो अंडर रूट 0.75 प्लस 0.3। यह आएगा एल जीरो हो गया, एल इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा कुछ 0.916, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन अगर निकालें परसेंटेज में, तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100, कुछ इस तरह आएगा, एल जीरो माइनस 0.916 एल जीरो बाई एल जीरो इंटू 100 या 8.4%, यानी कि रॉड हमारा 8.4% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन है जो क्वेश्चन का आंसर है। आंसर अगला टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट, जिसका नाम टाइम डायलेशन। हमने शुरू में आपको बताया था एन एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का एक एप्लीकेशन है, टाइम डायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है डाइल्यूट कर जाना, यानी कि रिड्यूस कर जाना। आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई घड़ी है, इमेजिन कीजिए ये एक वॉच है और इस वॉच में एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक वॉच में एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये टाइम हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप कहीं भी जाइए अपनी घड़ी लेकर के, टाइम यही रहेगा, एक घंटे में 60। ये आपका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर, एक घंटे में 60 मिनट, ये टाइम आपका है। और टाइम न्यूटोनियन के हिसाब से टाइम चेंज नहीं होता है, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से, अगर हम आइंस्टाइन थ्योरी की बात करें, तो टाइम भी चेंज हो जाता है। टाइम चेंज इन द सेंस कि अगर आप किसी घड़ी को देखें, इमेजिन कीजिए एक वॉच है, घड़ी, और वो किसी इस फ्रेम रखा हुआ है जो बहुत तेजी से मूव कर रही है, और इस घड़ी में जो भी टाइम हो रहा है, अगर एक घंटे में 60 मिनट है, तो अगर आप इस घड़ी को किसी दूसरी पोजीशन से देखें जो कि रुका हुआ है, इस रुका हुआ है, तो आपको ये टाइम सेम नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि टाइम आपको एक घंटे में 58 मिनट ही नजर आए, यानी कि 2 मिनट ये फास्ट चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये घड़ी की टाइमिंग एग्जैक्टली वो नजर नहीं आएगी जो यहां से नजर आएगी। जिस फ्रेम में ये रखा हुआ है उसको हम लोग प्रॉपर टाइम कहते हैं।
और जहां से देखा जा रहा है उसे हम लोग ऑब्जर्व्ड टाइम कहते हैं। तो प्रॉपर टाइम, ऑब्जर्व टाइम, ये फर्क होता है कि अगर कोई वॉच किसी फ्रेम में रखा हुआ है और बॉडी वो वॉच मूव कर रहा है तो हमको जहां से हम देखेंगे रुके हुए वहां से उस टाइमिंग हमको सेम नजर नहीं आएगी, हमेशा टाइम फर्क नजर आएगा। ये टाइम डायलेशन होता है और ये एक फैक्ट है, ये सच्ची घटना है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम लोग की स्पीड नॉर्मल होती है। अगर हमारी स्पीड अप्रोचेस टू सी हो जाए ऑलमोस्ट, तो हमको ये फिनोमेना दिखाई देगा कि हम लोग की घड़ी जो है रखी हुई है वो धीरे 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 स्लो हो रही है। स्लो का मतलब टाइम रेंज घटता जा रहा है, इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। तो इस पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव द टाइम डायलेशन फॉर्मूला एंड show that it is a real effect। यानी कि टाइम डायलेशन फार्मूला क्या है ये बताना है पहले, और दूसरा हमको ये प्रूव करना है कि वाकई ये फिनोमिना होती है, यानी कि टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ये हमको शो करना है एक एग्जाम्पल के जरिए। चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ टाइम डायलेशन फार्मूला। इससे पहले कि हम इसको प्रूफ करें एक एग्जांपल दें टाइम डायलेशन का, जिसे ये काफी फेमस है, ट्विन पैराडॉक्स। ये काफी फेमस एग्जांपल है, इट्स वेरी फेमस। क्या है ये? सपोज कीजिए कि दो भाई जो ट्विंस हैं, दो ट्विंस ब्रदर्स हैं, ए और बी, ये दोनों ट्विंस हैं, दोनों की एज 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स का ये भी है और 20 ईयर्स का ये भी है, दोनों ट्विंस हैं। इन दोनों में से एक आपका अर्थ पे रहता है, जब अर्थ पे रहता है, ये आपका अर्थ पे है, और दूसरा एक रॉकेट से स्पेस में जाता है। इमेजिन कीजिए दोनों ट्विंस हैं, एक स्पेस पे रहता है, दोनों की एज 20 ईयर्स है, एक अर्थ पे रहता है और दूसरा रॉकेट के जरिए ऊपर जाता है, और ये रॉकेट से ऊपर जाता है और वापस आने में इसको 10 साल लगते हैं। इमेजिन कीजिए ये 10 साल लेता है वापस आने में। तो 10 साल के बाद जब ये बी वापस अर्थ पे आएगा तो इसकी एज 30 ईयर्स होगी, और अगर न्यूटोनियन फार्मूला लगाए तो इसकी एज भी 30 होनी चाहिए, लेकिन आइंस्टाइन के फार्मूले से, टाइम डायलेशन फार्मूले से इसकी एज 30 साल नहीं होगी। जब वापस आएगा ये तो इसकी एज हो सकता है 28 ईयर्स की हो, 28 ईयर्स, यानी कि ये 2 साल इससे छोटा रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे? ऐसा क्या हो गया कि जब वापस सेम ईयर में वापस आया तो इसकी एज कम कैसे हो गई? ये फिनोमेना समझने के लिए हमको टाइम डायलेशन समझना पड़ेगा, इसी को हम लोग ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं, ट्विन पैराडॉक्स, टाइम डायलेशन। इमेजिन कीजिए ये एक फ्रेम है एस जो कि रुका हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक फ्रेम दूसरा है जो मूव कर रहा है, वाई एक्स डैश। सपोज कीजिए इस रुके फ्रेम में दो घटनाएं होती हैं, एक टाइम t1 पे और दूसरा टाइम t2 पे। दो घटनाएं होती हैं, घटना मतलब हो सकता है कि कोई लाइट का फ्लैशिंग हो या कोई भी चीज, दो साउंड के ऑब्जेक्ट्स हो, दो डिफरेंट टाइम पे दो घटनाएं हुई, तो इन दोनों घटनाओं के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा टी होगा, t2 माइनस t1। मान लीजिए दोनों घटनाएं हुई और दोनों के बीच का अंतराल डेल्टा टी है, और हम यहां से इसी घटना को यहां से देख रहे हैं जो कि फ्रेम मूव कर रहा है, चल रहा है। तो क्या हमको ये टाइम डिफरेंस सेम नजर आएगा? हमको ये प्रूव करना है।
कि डेल्टा टी डैश विल नॉट बी इक्वल टू डेल्टा टी। ये आपका टाइम डायलेशन है। हमको प्रूव करना कि ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर इन दोनों के बीच 10 मिनट का अंतराल है तो यहाँ पे जो हमको शो करेगा वो जरूरी नहीं कि 10 मिनट का हो, वो कम या ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इसकी कितनी है। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो टाइम चेंज आएगा, अगर वेलोसिटी नॉर्मल है तो टाइम चेंज नहीं होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ। Two events are taken at time interval delta t is equal to t2 minus t1. Now ये टाइम इंटरवल है दो इवेंट्स के बीच में जो फ्रेम रखा हुआ है, इसे हम लोग प्रॉपर टाइम कहते हैं। प्रॉपर टाइम। द सेम इवेंट is observed from a moving frame s dash। इसी इवेंट को एक मूविंग फ्रेम के द्वारा देखा जा रहा है, तो जो वहां पर टाइम डिफरेंस नजर आएगा वो डेल्टा टी होगा। इसे हम लोग अपीयर्ड टाइम कहते हैं। अपीयर्ड टाइम कहेंगे। ये आपका होगा t2 डैश माइनस t1 डैश। अब यहां पे हमको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अप्लाइंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, t2 डैश की जगह t2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड t1 डैश की जगह t1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को हमको यहां रखना है इक्वेशन 2 में। तो डेल्टा टी इक्वल टू होगा t2 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस t1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर कॉमन है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, t2 माइनस t1। और ये प्रॉपर टाइम है इक्वेशन नंबर 1 से। ये हो जाएगा डेल्टा टी 0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डेल्टा टी। ये रिक्वायर्ड फार्मूला है टाइम डायलेशन का। इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, अपीयर्ड टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला है टाइम डायलेशन का। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इस तरह है। पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स देखें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, v इज ऑलवेज लेस देन c, यानी कि v की वैल्यू हमेशा c से कम होती है। देन
इसलिए अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी। और अगर किसी इक्वेशन में डिनोमिनेटर 1 से कम हो तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी जीरो। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि appeared time duration is always greater than proper time duration। और टाइम बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट हो रहे हैं नॉर्मली, तो हो सकता है कि ऑब्जर्व टाइम में 1 आवर में, ये इन प्रॉपर टाइम है, तो हो सकता है कि 1 आवर में आपको 65 मिनट हो जाए इन अपीयर टाइम। यानी कि टाइम डिफरेंस बढ़ गया, यानी कि 5 मिनट की वैल्यू बढ़ गई। आपको ऐसा लगेगा कि घड़ी आपकी 5 मिनट स्लो हो गई है। इस फैक्टर ने घड़ी को स्लो कर दिया, ऐसा लगा आपको। यानी कि अपीयर टाइम ड्यूरेशन बढ़ने का मतलब हुआ कि घड़ी स्लो हो गई, उतने टाइम की घड़ी से हो गई, यानी कि आप जहां पहुंचेंगे उतने देर बाद पहुंचेंगे। इसीलिए ट्विन पैराडॉक्स में जो ब्रदर ऊपर गया था उसकी एज कम नजर आ रही थी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड उसका बढ़ गया था और घड़ी उसकी स्लो हो गई थी। दूसरा केस देखें, सेकेंड केस, इफ v is equal to 0 और वेरी लेस देन c, यानी कि हम लोग की नॉर्मल लाइफ में जो वेलोसिटी होती है, अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो ये फॉर्मूला क्या होगा, देन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ऐसी कंडीशन में दोनों टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम होंगे। यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी कम है, बहुत कम है, जैसा कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में टाइम डायलेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब आपकी वेलोसिटी अप्रोचेस टू सी हो। इसीलिए हम लोग को ये नॉर्मली दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग की स्पीड बहुत ही कम होती है आमतौर पे। तीसरा केस ये है, इफ अगर वेलोसिटी एनी हाउ सी के इक्वल हो जाए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, तो ऐसी कंडीशन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी अगर c हो गया तो उस घड़ी वो चलेगी नहीं, उसके सारे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बंद हो जाएंगे और वो एक तरह से यूं कहें कि वो अमर हो जाएगा, इमॉर्टल। तो इसीलिए किसी की स्पीड c के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त उसकी घड़ी चलना ही, उसके सारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स रुक जाएंगे और वो टाइम ही शो नहीं करेगा। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं। इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था, ये फॉर्मूला, ये जो घटना है टाइम डायलेशन, ये सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या वाकई ऐसा होता है कि टाइम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसको देखने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया, द मेसन एक्सपेरिमेंट। द रियल इफेक्ट ऑफ टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन वाकई होता है नहीं होता है, इसको जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, मेसन एक्सपेरिमेंट। और ये इससे पता चलता है कि टाइम डायलेशन वाकई एक रियल घटना है, सच्चाई है। हमें एहसास नहीं होता इस बात का, लेकिन ये है सच। आइए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट है क्या। मेसन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। मेसन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको लोग पाई मेसन कहते हैं, पाई मेसन।
नॉर्मली ये क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर के काफी ऊपर। क्रिएशन इसका होता है, ये अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस से लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर, 10 किलोमीटर एबव, 10 किलोमीटर के ऊपर जो कॉस्मिक रेज हमारी आती है, कॉस्मिक रेज, और ये इस कॉस्मिक रेज जो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, दिस कॉस्मिक रेज आर वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स। ये कॉस्मिक रेज जब एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक करते हैं, एटमॉस्फेयर में होता है लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, गैसेस की, तो इनके इंटरेक्शन से यहाँ पे 10 किलोमीटर ऊपर जो फंडामेंटल पार्टिकल पैदा होते हैं उन्हें हम लोग मेसान कहते हैं, पाई मेसान। ये अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर के ऊपर बनता है, और इस मेसान की खासियत ये होती है कि ये मेसान जैसे ही प्रोड्यूस होता है तुरंत चलना शुरू कर देता है, और इसकी जो स्पीड होती है चलने की, ये स्पीड जो यहाँ पाई मेसान बना, क्रिएट हुआ, और पाई मेसान बनते ही स्पीड चलना शुरू कर देता है अर्थ की तरफ, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 2.99 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड के बराबर। तो पाई मेसान जैसे क्रिएट होता है स्पीड से चलना शुरू करता है, और इसकी जो लाइफ टाइम होती है, जो लाइफ टाइम, ये इसकी जो लाइफ होती है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड होती है, यानी कि 2 माइक्रो सेकेंड। तो ये अपने पूरे टाइम पीरियड में 2 माइक्रो सेकेंड में इस स्पीड से चलता है और एक डिस्टेंस कवर करता है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये अगर इस स्पीड से चल रहा है और इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। तो द स्पीड ऑफ मेसन v is equal to 0.998 c, और टाइम, इसका लाइफ टाइम जो है वो t है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम 0.998 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड। जो आंसर आएगा वो आएगा 600 मीटर, यानी कि 0.6 किलोमीटर। यानी कि मेसान अपने पूरी लाइफ में, इस पूरे अपने लाइफ टाइम में करीब 0.6 यानी आधा किलोमीटर यहाँ तक सफर करेगा। इसका जो डिस्टेंस कवर करने को होगा वो यहाँ तक होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये मेसान यहाँ पर क्रिएट हुआ और पूरी इतने लाइफ में इस स्पीड से चला तो यहाँ तक कवर करेगा, इसके बाद ये एग्जॉस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर मेसान यहाँ क्रिएट हुआ और यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया तो इसके यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? The probability of finding meson at surface of earth will be 0। क्लियर है कि अगर ये मेसान यहाँ क्रिएट हुआ इस पॉइंट पे और इतने टाइम में ये सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर सका तो इसको यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि मेसान, कुछ मेसान यहाँ भी पाए गए, बट एक्सपेरिमेंट shows that meson also found at sea level, यानी कि अर्थ के सरफेस पे। ये कैसे संभव हुआ कि जब मेसान यहाँ क्रिएट हुआ और यहीं डिस्ट्रॉय हो गया, इतना कवर वो कैसे डिस्टेंस कवर कर लिया? इसको सॉल्व करेंगे हम टाइम डायलेशन से। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सोचें ये डिस्टेंस कम होगी नहीं, ये डिस्टेंस फिक्स है 10 किलोमीटर, स्पीड इसकी फिक्स है ऑलमोस्ट सी के आसपास, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज होगा वो चेंज होगा इसके लाइफ टाइम में। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा है सी के आसपास
तो इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है टाइम डायलेशन फार्मूले से, यानी कि उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम बढ़ जाएगी, और लाइफ टाइम बढ़ने से वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकेगा। इसको चेक करते हैं कि इसकी कितनी लाइफ टाइम। सिंस मेसन मूव्स with almost speed of light, its lifetime increases. Delta t is equal to delta t0 by under root 1 minus v square by c square. ये फार्मूला हम लगा दें। ये प्रॉपर टाइम था जो इसके एक्चुअल था, वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.99 c डिवाइडेड बाई c होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड, यानी कि इसका टाइम पीरियड पहले वाले से बढ़ गया। अब इसका अगर यूज करें इस टाइम पीरियड का इस फार्मूले में जो हमने इससे पहले बताया था, नाउ द डिस्टेंस covered by meson with increased time lifetime, तो उस हिसाब से इसका जो डिस्टेंस होगा वो d इक्वल टू v डेल्टा t बढ़ गया, स्पीड इसकी 0.998 c इंटू 3.17 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें 0.998 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 3.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग 9500 मीटर, यानी कि 9.5 किलोमीटर, जो कि एग्जैक्टली लगभग वही हाइट है जहां पर ये क्रिएट हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेसान अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर के आसपास लगभग क्रिएट हुआ, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है और ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता है टाइम डायरेशन के हिसाब से। तो ये टाइम डायरेशन बिल्कुल सही है, लेकिन हमको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम होती है। थैंक यू।